हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपकी तैयारी कराएंगे यूपी पीजीटी समाजशास्त्र की। जैसा आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। और उसके अलावा हमने जो आपको पहला वीडियो और दूसरा वीडियो प्रोवाइड किया है उसमें हमने समाजशास्त्र के अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र पे चर्चा किया था, तो इसे आप देख लीजिएगा। आज हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पे चर्चा करेंगे कि कैसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपके पाश्चात्य जो विचारक हैं जैसे अगस्ट कॉन्ट हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो जिसके पास भी अभी तक सिलेबस नहीं है या उनके पास उन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से सिलेबस को नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। और अब हम जैसे आपको समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया हुआ था। तो देखिए, इसमें हमने आपको पढ़ाया था, एक समाजशास्त्र का परिचय दिया था कि समाजशास्त्र क्या होता है, इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। फिर समाजशास्त्र मैंने बताया था कि समाजशास्त्र को समझने से पहले आपको समाज समझना पड़ेगा कि समाज वास्तव में होता क्या है। तो समाज क्या होता है? व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उसे समाज कहा जाता है। समाज कैसा होता है? तो समाज अमूर्त होता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए समाज को क्या माना जाता है? अमूर्त माना जाता है। इन सब चीज़ों को बताया था। फिर समाज की परिभाषा के बारे में डिस्कस किया था। ये सारी परिभाषा कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछी गई हैं, तो यहाँ पे उन्हीं परिभाषाओं को दिया है जो कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। ठीक है, तो इनको आप लेक्चर में आराम से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक जो पहला एंड दूसरा लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में समझाएंगे। अभी तो हम आपको बता रहे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। फिर समाज के प्रकारों के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था जनजातीय समाज होता है, कृषक समाज होता है, औद्योगिक समाज होता है और उत्तर औद्योगिक समाज होता है। इनके बारे में चर्चा किए थे। फिर ऐतिहासिक विकास के आधार पर हमने आपको बताया था कि किस तरह समाज का वर्गीकरण किया गया, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, इमाइल दुर्खिम हो गया, मार्गन हो गए, अगस्ट कॉन्ट हो गए, टॉनिज हो गए, इन सभी लोगों ने जो समाज का प्रकार के बारे में चर्चा किया, उन सबको बताया था। फिर मार्क्स ने जो समाज के 5 प्रकार बताए थे। फिर बाद में बताया था कि 2 समाज के प्रकार होंगे, जिसमें एक समाजवाद होगा, दूसरा साम्यवाद होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है, तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पहले और दूसरे वीडियो को। उसके बाद हमने बताया था कि किस तरह समाज का द्विविभाजन के आधार पर समाज को समझ सकते हैं, जिसमें पारिस्थितिकी एवं संविदा हेनरी मैन ने बताया था, हॉर्ड बेकर ने पवित्र और लौकिक बताया था, मार्गन ने सोसिटास एंड सिविटास समाज के बारे में बताया था। तो इन सब चीज़ों को मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद हमने पशु समाज और मनुष्य समाज में अंतर के बारे में बताया था, जिसमें किंग्सले डेविस ने अंतर किया है। उन्होंने पशु समाज को बायो सोशल सिस्टम और मनुष्य समाज को सोशियो कल्चर सिस्टम बोला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो इनकी बुक पूछी जाती है, ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? किंग्सले डेविस की है। और किंग्सले डेविस ने समाज का वर्गीकरण अंतर किया है पशु समाज और मनुष्य समाज में। उन्होंने पशु समाज को बायो सोशल सिस्टम और मनुष्य समाज को सोशियो कल्चर सिस्टम बोला है, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो सेकंड वीडियो मैंने आपको अपलोड किए थे, ये फर्स्ट आपका लेक्चर था। सेकंड वीडियो में हमने समाजशास्त्र के जनक के बारे में बताया था, जो कि अगस्ट कॉम्टे हैं। इन्होंने कब कैसे समाजशास्त्र की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया, इस सब चीज़ों को बताया था। फिर इन्होंने सबसे पहले सोशल फिजिक्स नाम दिया था, बाद में समाजशास्त्र नाम दिया था। इन सब चीज़ों के बारे में बताया। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बताया था। फिर समाजशास्त्र की परिभाषाओं को समझाया था कि किस तरह आप आसानी से समाजशास्त्र की परिभाषाओं को याद कर सकते हैं, और ये सारी समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में हमने समझाया था। फिर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा की थी कि बताया था 2 तरह की विषय क्षेत्र होती है, जो एक स्वरूपात्मक और दूसरा समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक जो होगा इसके अंतर्गत समाजशास्त्र को एक विशेष समाजशास्त्र के रूप में, विशेष विज्ञान के रूप में माना जाएगा। वहीं समन्वयात्मक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में देखा गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को बताया था। उसके बाद समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बताया था, जिसमें इमाइल दुर्खिम का ये कई बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हमने अगस्ट कॉन्ट के बारे में बताया, ये भी पूछा हुआ है आपका। जिन्सबर्ग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3 तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आप कहीं लिख लीजिए।
याद कर लीजिए। उसके बाद जो जो आने की संभावना है, जैसे सोरोकिन हो गया आपका, कार्ल मैनहीम हो गया, और उसके बाद हमने आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बताया गया था जो कि पूछी गई बुक हैं। ये सारी पुस्तक पूछी गई हैं, तो इन सबको भी याद कर लीजिएगा। अब आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में। तो आइए समझते हैं। हमने आपको बता दिया अभी तक मैंने कितना पढ़ा चुके हैं आपको, तो वो आप हमारे वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। आपका समाजशास्त्र के अर्थ विषयवस्तु क्षेत्र के नाम से वीडियोस 2 पढ़े हैं। पीजीटी करके एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, उसके अंदर वीडियोस पड़े होंगे, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और जिसको भी अगर वीडियो नहीं मिलता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, तो मैं उसे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब आइए समझते हैं आगे। जैसे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बात करें, देखिए समाजशास्त्र को तो सभी लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, एकदम नवीन विज्ञान है, ठीक है, हर कोई कहता है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि समाज को समाजशास्त्र के विषय से पहले कभी नहीं समझा गया। समाजशास्त्र को पहले भी समझा गया था, जैसे जब अगस्त कॉम्टे ने 1838 में सामाजिक भौतिकी के रूप में समाज के बारे में बताया कि समाज का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, तो उससे पहले भी कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक संबंध और मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया। लेकिन ये इतना कह सकते हैं कि पहले जो प्रयास किया गया था वो वैज्ञानिक कम और काल्पनिक ज़्यादा था। इसमें सबसे पहले कौन आते हैं जिन्होंने समाज को समझा? सबसे पहले नाम आता है प्लेटो का, जिनकी पुस्तक द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने नगरीय समुदाय के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने नगरीय समुदाय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। प्लेटो ने समाज को बहुत प्रमुख स्थान दिया था। वो मानते थे कि समाज जो होता है उसी के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार समाज में ही उत्पन्न होता है, समाज में ही व्यक्ति पलता है, उसी के अनुसार व्यवहार करता है, समाज जो उसे सिखाता है उसे और प्रशिक्षण देता है, व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब इन्होंने समाज को प्रमुख स्थान दिया था प्लेटो ने, ठीक है। और प्लेटो ने कहा था कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसमें जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इस आधार पर प्लेटो ने सामाजिक स्तरण के बारे में भी बताया था, ठीक है, कि समाज में कैसे उतार चढ़ाव होता है। इन्होंने बताया था कि जब व्यक्ति में सीखने की क्षमता जब अलग अलग होगी तो व्यक्तियों के कार्य में भी विभाजन होगा। इस आधार में व्यक्ति में उतार चढ़ाव, मतलब समाज में उतार चढ़ाव, सामाजिक स्थानांतरण पाया जाएगा, ठीक है। और प्लेटो को मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार उस समाज द्वारा निर्धारित होता है। तो इतना भी ध्यान रखिएगा कि प्लेटो ने समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया है व्यक्ति की तुलना में, ठीक है। वहीं अरस्तु, जो कि क्या प्लेटो के शिष्य थे, इनकी कृति थी इथिक्स और पॉलिटिक्स। इसमें इन्होंने समाजशास्त्र से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने कानून, समाज और राज्य का व्यवस्थित अध्ययन किया, ठीक है। तो अरस्तु की कौन कौन सी बुक थी? पॉलिटिक्स और इथिक्स। इसमें इन्होंने कानून, समाज और राज्य का व्यवस्थित अध्ययन किया है। और उसके अलावा अरस्तु, जो कि प्लेटो के विपरीत विचार प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार समाज की प्रकृति को निर्धारित करता है। देखिए, ये जो प्लेटो थे वो मानते थे कि समाज के द्वारा ही व्यक्ति का व्यवहार होता है, समाज जो उसे प्रशिक्षण देता है व्यक्ति वैसा व्यवहार करता है। लेकिन अरस्तु, जो कि प्लेटो के ही शिष्य थे, उन्होंने इससे विपरीत विचार दिया और बताया कि व्यक्ति का व्यवहार समाज की प्रकृति को, कि व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसे समाज की प्रकृति निर्धारित होगी, ठीक है। उसके अलावा अरस्तु जो है परिवार को समाजी जीवन की आधारभूत इकाई मानते हैं। मतलब राज्य से पहले परिवार का स्थान अरस्तु रखते हैं कि पहले परिवार है फिर राज्य है। वहीं रोम के प्रसिद्ध लेखक सिसोरो की पुस्तक डी ऑफिसकस, जो कि यूरोपवासियों के लिए दर्शन, राजनीति, कानून और समाज से संबंधी ज्ञान को प्रस्तुत करती है। तो ये बुक भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और मैकियावेली ने अपनी पुस्तक दी प्रिंस में राज्य की सफलतापूर्वक चलाने का सिद्धांत बताया कि किस तरह राज्य को चलाया जा सकता है। वहीं सर थॉमस मूर की कृति है यूटोपिया, ये कई बार पूछी गई है। यूटोपिया किसकी कृति है? सर थॉमस मूर की है। इसमें इन्होंने एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था तथा दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं का भी वर्णन किया है। जो यूटोपिया है सर थॉमस मूर की, इसमें इन्होंने दिन प्रतिदिन की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका वर्णन किया, उसे भी समझाया, ठीक है। और वहीं विको ने, जो कि दी न्यूज़ साइंस के अनुसार समाज के कुछ निश्चित कानूनों अथवा नियमों के अधीन होते हैं, इन कानूनों को निरीक्षण द्वारा समझा जा सकता है। तो विको की पुस्तक है दी न्यू साइंस, जिसमें उन्होंने समाज में कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके आधार पे समाज को समझा जाता है, ये विको ने बताया था। ये सब आपका अगस्त कॉम्टे से पहले, जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, सर थॉमस मूर हो गए, विको हो गए, इन सब लोगों ने समाज का कहीं ना कहीं
अध्ययन किया है। जब समाजशास्त्र का पहले नहीं था, तब भी समाज में कई सारी समस्याएं थी, उसको पहले समझा है और उस आधार पे इन्होंने बुक लिखी है, लेकिन इतना ज़्यादा फेमस नहीं कर पाए जिस तरह से अगस्त कॉन्ट ने समाजशास्त्र के बारे में बताया। ठीक है, वहीं मॉन्टेस्क्यू जो कि जिनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें इन्होंने बताया कि जलवायु व्यक्ति सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, कि जैसी जलवायु होगी वैसी व्यक्ति और उसका सामाजिक जीवन होगा। ये इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में समझाया। वहीं 13वीं शताब्दी, जब समाज व सामाजिक समस्याओं से संबंधित इस प्रकार के विचार आते रहे हैं, तो एक और दर्शन दूसरी ओर कल्पना पे अधिक विश्वास किया जाने लगा। मतलब पहले जब समाज के बारे में इन्होंने विको ने हो गया, अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, इन्होंने समाज के बारे में बताया तो, लेकिन कहीं ना कहीं कल्पना पे उस समय भी अधिक विश्वास किया जाना था, मतलब वैज्ञानिकता की कमी थी। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और पहले समाज में होने वाली सभी घटनाओं का कारण क्या मानते थे? भगवान को मानते थे, कि जो भी समाज में घटनाएं हो रही हैं, मतलब विको इन सब लोगों ने भी अध्ययन किया, लेकिन कुछ हद तक किया, वैज्ञानिकता उतनी अधिक नहीं आ पाई। तो पहले क्या होती, जो भी कारण होते वो भगवान या अलौकिक शक्तियाँ मानते थे, परंतु फिर धीरे धीरे सामाजिक घटनाओं का कार्य कारण संबंध को तार्किक आधार पर समझने का प्रयास किया जाने लगा। जब धीरे धीरे इन लोगों ने अध्ययन किया, मतलब अरस्तु, प्लेटो, विको, मॉन्टेस्क्यू, इन सब लोगों ने जब अध्ययन किया, तो धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और तार्किक आधार पर समझने का प्रयास किया जाने लगा। उसी आधार पे समाजशास्त्र के उद्भव के लिए यूरोप की ऐतिहासिक घटनाएं, समाजशास्त्र के उद्भव के लिए यूरोप की ऐतिहासिक दशाएं और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। साथ ही वे बौद्धिक संवेदनाएं भी शामिल थी, जो सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉन्ट आदि चिंतकों द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। ठीक है, इस तरह समाजशास्त्र के उद्भव के 3 बिंदुओं पे समझा जा सकता है। देखिए, समाजशास्त्र का उत्पत्ति अगर हुई है तो किस कारण हुई है, उन सब चीज़ों को आप समझते हैं। अभी तक के अरस्तु, प्लेटो, इन सब लोगों ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता की कमी थी। अब वैज्ञानिक रूप से समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, उन सब चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला कारक था ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक वाणिज्यिक क्रांति आएगी और दूसरी आपकी वैज्ञानिक क्रांति आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर बौद्धिक कारक आया, फिर आपका सामाजिक कारक के आधार पे समाजशास्त्र की उत्पत्ति को समझेंगे, और सामाजिक कारक के आधार पे औद्योगिक क्रांति को समझेंगे और फ्रांसीसी क्रांति को समझेंगे। जैसे कि बात करें सबसे पहले ऐतिहासिक कारक में क्या क्या चीज़ों को समझेंगे, तो यूरोप में 12वीं शताब्दी में हुई वाणिज्यिक क्रांति और 14वीं शताब्दी में हुई वैज्ञानिक क्रांति ने जनता को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि उनकी दीनहीन दशा में सुधार राजा व धर्म प्रचारकों की कृपा से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रयास से होता है। ठीक है, तो जब ऐतिहासिक कारक में सबसे महत्वपूर्ण है, जब यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति हुई और 14वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति हुई, तब लोगों को ऐसा लगा कि उनकी जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार राजा और ये धर्म प्रचारक ना करके उसके लिए वो स्वयं अगर प्रयास करेंगे तो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे उनमें क्रांति आई। तो वाणिज्यिक क्रांति की अगर बात करें, तो वाणिज्यिक क्रांति के दौरान यूरोप के लोग सिल्क, मसालों व अन्य वस्तुओं के क्षेत्र में खोज किए। साथ ही नए स्थापित हो रहे राज्य समुद्री मार्ग द्वारा रास्ते तलाशने लगे और यूरोप वासियों ने बड़ा व्यापार क्षेत्र, आय, नए स्रोत प्राप्त किए, जिससे आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार हुई। तो वाणिज्यिक क्रांति का मतलब हुआ कि यूरोप में जब लोग मसाला और इन सब वस्तुओं की खोज किए, समुद्री मार्ग की खोज की, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है अच्छी होगी। तो उन्हें ये ऐसा महसूस हुआ लोगों को कि कहीं ना कहीं स्वयं के प्रयासों से समाज को हम अपनी स्थिति में समाज में ऊंचा उठ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी रही। दूसरा, वैज्ञानिक क्रांति। इस क्रांति ने यूरोप की समांतवादी परंपरा सोच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी शुरुआत कोपरनिकस ने की, जब उन्होंने यह कहा कि रूढ़िवादी व धार्मिक कंट्रापथी चुनौती दी और ब्रह्मांड को केंद्र में सूर्य न है बल्कि पृथ्वी है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूटन ने अपना गति का नियम दिया और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में लोगों को बताया। तो ये सब जब वैज्ञानिक क्रांतियाँ हुई, कई सारी चीज़ों की खोज हुई, तो इसने भी कहीं ना कहीं लोगों की मनोवृत्तियों को चेंज किया। और इसी तरह कह सकते हैं कि यूरोप की इस बदलती मनोवृत्ति को काल को क्या कहा जाएगा? पुनर्जागरण कहा जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में एक तो पुनर्जागरण, दूसरा प्रबोधन, अभी वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पुनर्जागरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन किस कारण हुआ? वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के कारण पुनर्जागरण कहा गया। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं जब वाणिज्यिक क्रांति हुई तो लोगों की दयनीय स्थिति ठीक हुई, फिर वैज्ञानिक क्रांति हुई तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता पे मतलब अलौकिक शक्तियों को दूर करके वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, तो इसीलिए इस काल को क्या बोला गया, पुनर्जागरण बोला गया। दूसरा हो गया बौद्धिक कारण। तो बौद्धिक कारण में जैसे कि हीगल बोलते हैं कि चेतना से अस्तित्व का निर्माण होता है। उसके माध्यम से वो यूरोप को यह संदेश देना चाहते थे कि यदि व्यक्ति अपनी सोच को दृढ़तापूर्वक यथार्थ बनाने की कोशिश करे तभी वह अपनी दीनहीन की स्थिति से मुक्ति पा सकता है। मतलब हीगल ने बोला था कि चेतना ही, हमारी जो चेतना होगी वैसे ही अस्तित्व का निर्माण होगा। मतलब अगर हम कुछ चीज़ों को सोच लेंगे कि हमें ये कार्य करना है तभी हम अपनी स्थिति से उबर पाएंगे, वरना अगर हम ईश्वर के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हम कभी भी अपनी स्थिति से उभर नहीं पाएंगे, ऐसा हीगल ने कहा था। ठीक है, साथ ही इनकी पुस्तक थी फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य व नागरिक सामाजिक संबंधों को व्यक्त करते हुए इन्होंने बताया और इस बदलती सोच को प्रबोधन युग कहा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो चेतना होगा उससे वो अपनी स्थिति को सुधार सकता है और इसे ही क्या बोला जाएगा, प्रबोधन युग बोला जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र की शुरुआत प्रबोधनकालीन दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार से ही हो जाती है, जब वे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, मनुष्य क्या होता है, स्वयं ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। ये कैसे, किसने बोला? मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने बोला था। यहीं से प्रबोधन की शुरुआत होती है, अतः उसे परंपरागत रूढ़ियों अंधविश्वासों को छोड़कर नए सिरे से विचार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब देखिए कई सारी चीज़ें आती हैं तो व्यक्ति उन सब चीज़ों को जब जानता है तो उससे प्रयास करता है। जैसे अभी भी बहुत सारा डेवलप हो रहा है, तो जब जैसे 3G 4G 5G ये सब डेवलप होता चला जा रहा है तो हमें भी पता चल रहा है कहीं ना कहीं पहले देखिए चांद पे लोग नहीं जाते, ईश्वर के रूप मानते थे, आज भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन लोग चांद पे भी जा चुके हैं, मंगल पे भी जा चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से बदलाव हो रहा है और इस बदलाव के कारण क्या हो रहा है कि वैज्ञानिकता अधिक हर चीज़ों को तार्किक रूप से सोच रहे हैं और ये सब तार्किक रूप से सोचना ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति का विषय बना। ठीक है, इतना सा समझिएगा। और उसके अलावा सेंट साइमन ने के अनुसार यूरोप में विज्ञान विद्यमान है। अगस्त कॉन्ट ने प्रबोधनकालीन विचारों से प्रभावित थे, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते थे जो अनुभवी ज्ञान एवं तथ्यों पर आधारित हो। साथ ही ऐसे सामाजिक विज्ञान का भी निर्माण करना चाहते हैं जो समाज के समग्रता से अध्ययन करे, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के किसी विशेष पक्ष का अध्ययन नहीं करते हैं। वहीं वैज्ञानिकता के महत्व को देखते हुए कॉन्ट ने सर्वप्रथम अपने विषय का नाम क्या रखा था, भौतिकी रखा था। अगस्त कॉन्ट भी इसी से प्रबोधन युग से प्रभावित हुए। फिर उन्होंने धीरे धीरे समाज का अध्ययन किया, समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया और उसी आधार पर इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के अंतर्गत रखा कि सामाजिक भौतिकी के अंतर्गत समाज को समझा जाएगा। ठीक है, अब अगर सामाजिक कारक की बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कब हुई? 1760 में हुई, जिसमें मुख्यतः कपास खनन परिवहन क्षेत्र में शुरुआत हुई, किंतु लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मशीनों का आविष्कार किया। यह समय क्रांतिकारी परिवर्तन का था जिसने लोगों के सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में क्या किया, बदलाव किया। पहले क्या हुआ, छोटे स्तर से औद्योगिक क्रांति हुई। 1760 में स्टार्ट हुआ। 1760 में स्टार्ट हुई औद्योगिक क्रांति। उस समय कपास और खनन इन सब चीज़ों का किया। फिर क्या किया गया, धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार किया गया जिससे लोगों की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन भी प्रभावित हुआ। और अगर बात किया जाए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ब्लॉन्की ने किया। याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ब्लॉन्की ने किया था। लेकिन यह चर्चा में तब आया जब ब्रिटिश इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी ने इस शब्द का प्रयोग 1760 से 1840 के आर्थिक विकास के वर्णन में किया। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्लॉन्की ने किया, लेकिन फेमस कब हुआ, जब अर्नोल्ड टॉयनबी ने 1760 से 1840 के बीच के आर्थिक विकास का वर्णन किया औद्योगिक क्रांति के रूप में। ठीक है, वहीं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात किया तो फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों के साथ 1789 में शुरू हुई। क्रांति के ठीक पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी। रोटी का एक टुकड़े की कीमत किसानों की कई दिनों की मजबूरी के बराबर था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, क्योंकि वहाँ के जो फ्रांस के लोग थे वो कहीं ना कहीं रोटी के एक टुकड़े की कीमत, उनकी कई दिन जब वो मजदूरी करते तब एक रोटी का टुकड़ा मिलता। तो कहा जाए तो बहुत बुरी स्थिति में थी वहाँ की जनता फ्रांस की। ठीक है, तो और बोर्बन जो राजवंश का राजा था उसने इस संकट से लोगों को बाहर लाने में असफल रहा था। जनता उस समय की भूखों मर रही थी। वहीं दूसरी तरफ
राजवंश के जो परिवार के लोग थे वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक क्रांति का स्वरूप आया। ठीक है, इस क्रांति ने पुराने नियमों, विशेष अधिकारों को पीछे छोड़ दिया और समतावादी व्यवस्था के स्थान पे एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमने आपको ऐतिहासिक कारक बताया, बौद्धिक कारक बताया, फिर आपको सामाजिक कारक बताया, ये सारे कारण कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को समझने के लिए कि समाज में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को समझना भी जरूरी है। तो इन घटनाओं ने समाज को पूरी तरह से बदलने का लिए प्रयास किया, जिसके कारण एक नए समाज को समझने के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कांटे ने एक नए विषय का जन्म दिया, जिसे क्या नाम दिया, समाजशास्त्र नाम दिया, जिसके अंतर्गत समाज को समझा गया कि समाज आखिर क्या है, समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्यों होती हैं, कैसे उबरा जा सकता है उन सब चीज़ों का। इन सब चीज़ों को अगस्त कांटे ने क्या किया, नए विषय के रूप में समझा, जिसे क्या नाम दिया, समाजशास्त्र नाम दिया। ठीक है, तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति आप समझ गए होंगे कि किस आधार पे हुई। सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, विको, इन सब लोगों ने भी समाज का बहुत कम स्तर पे अध्ययन किया, लेकिन उस समय वैज्ञानिकता कम थी उन लोगों की समाज को समझने में, लेकिन काल्पनिकता ज़्यादा थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कई सारी ऐतिहासिक, सामाजिक व बौद्धिक कारण आए, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति हो गया, वैज्ञानिक क्रांति हो गई। इन लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिक क्रांति के कारण लोगों में तार्किकता अधिक आई। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, क्योंकि फ्रांस की दयनीय स्थिति थी, तो उस समय लोग अपनी ही समाज में जब देख रहे थे कि राजा बहुत अच्छी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जनता भूखे मर रही है, तो कहीं ना कहीं जनता ने क्रांति का स्वरूप लिया और एक नए समाज की व्यवस्था की कि हमें ऐसे राजा नहीं चाहिए। एक समांतवादी व्यवस्था को हटा दिया और एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। तो इस तरह से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब अगर बात करें समाजशास्त्र के विकास की, तो समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन का कार्य सर्वप्रथम 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समनर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर पूछा जाए समाजशास्त्र विषय का सर्वप्रथम अध्ययन या अध्यापन कार्य कहाँ हुआ था, तो 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो समनर ने किया था। ठीक है, वहीं अमेरिका में ही 1917 में सोशियोलॉजी सोसाइटी के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र का एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे अमेरिका के विश्वविद्यालय की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसको भी लिख दिया है कि 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन कार्य किया गया। वहीं 1917 में सोशियोलॉजी सोसाइटी के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र को एक अलग विभाग के रूप में देखा गया। उसके बाद 1876 के बाद 1879 में शिकागो विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद W.A. स्मॉल ने 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के संस्थापक पद पे रहे। तो शिकागो विश्वविद्यालय में कब समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हुआ, 1879 में, और 1892 में W.A. स्मॉल समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्य रहे। वहीं फ्रांस का अगर बात किया जाए समाजशास्त्र विषय अध्ययन की शुरुआत कब हुई, तो 1889 में हुई। ने जो दुर्खिम को है समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर माना गया। वहीं 1906 ईस्वी में W.A. स्मॉल ने अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किया और लिस्टर एफ वर्ड इसके प्रथम अध्यक्ष हैं तथा स्मॉल इसके उपाध्यक्ष बने। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको जैसे लिखना है तो लिख करके फिर बाद में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और वहीं समाजशास्त्र का इंग्लैंड में अगर देखा जाए कब अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू हुआ, तो 1907 में, पोलैंड में 1920 में, मैक्सिको में 1925 में, स्वीडन में 1947 में अध्ययन और अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। और एशिया में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत का सर्वप्रथम श्रेय टोक्यो विश्वविद्यालय में हुआ था। अगर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पूछा जाए कि समाजशास्त्र विषय का अध्यापन कार्य कब शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ, तो टोक्यो विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। अब हमने आपको बता दिया समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति को भारत के स्तर पे समझ लेते हैं कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस तरह से हुई, और दूसरा ये समझते हैं कि समाजशास्त्र के विकास भारत में कब, कैसे, किस किस विश्वविद्यालय में हुआ। तो समाजशास्त्र में अगर भारत के स्तर पर देखा जाए समाजशास्त्र के इतिहास को, तो 3 खंडों में बांट सकते हैं, जिसमें पहली विचारधारा में पाश्चात्य अध्ययन पद्धतियों और समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों को लिया गया। इन विद्वानों ने सबसे पहले जिसने सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार हो गया, सामाजिक वर्ग हो गया, विवाह हो गया, नातेदारी, जाति, धर्म आदि विषयों पर कार्य किया। ठीक है, भारत में देखिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति तो हो गई। अब भारत में क्या हुआ, भारत में 3 खंडों में बांटा गया।
पहले उन चीज़ों को रखा गया कि सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाए, जैसे परिवार, सामाजिक वर्ग, विवाह, नातेदारी, जाति, धर्म, इन सब का अध्ययन किया जाए। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे हट्टन एंड मजूमदार ने भारत की जाति व्यवस्था का अध्ययन किया। वहीं इरावती कर्वे और के.एम. कपाड़िया ने परिवार, विवाह और नातेदारी का अध्ययन किया आधुनिक ढंग से। वहीं जी.एस. घुरिये ने पश्चिमी और भारतीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस वर्ग में वे विद्वान आएंगे जो समाज में पाए जाने वाले नैतिक विचारों और धार्मिक विश्वासों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास जिनकी पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग्स द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया में। ठीक है, और इसी वर्ग के अंतर्गत ग्रामों का भी अध्ययन करने पर बल दिया गया, जिसमें एस.सी. दुबे की पुस्तक इंडिया चेंजिंग विलेज और मजूमदार की पुस्तक रूरल प्रोफाइल रही। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो भी सामाजिक संस्थाएं थी, प्रथम जो आपका विचारधारा के अंतर्गत हम समझेंगे, जिसमें सामाजिक संस्थाओं के बारे में परिवार, विवाह, नातेदारी, इन सबको समझेंगे। फिर आप ग्रामीण क्षेत्र को अध्ययन को समझेंगे, फिर तुलनात्मक अध्ययन को समझेंगे। तो इसके अंतर्गत जो भी समाजशास्त्री आएंगे वो प्रथम विचारधारा के अंतर्गत आएंगे। वहीं द्वितीय विचारधारा के अंतर्गत समझे तो इस विचारधारा में भारत के परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित थी। जैसे कुमार स्वामी भगवान दास ने कहा है कि भारतीय समाज में जब कभी भी विघटन के तत्व पैदा हुए हैं तब इसी के अंदर एक नई संस्कृति का भी प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन पश्चिमी का अनुकरण करने से भारतीय समाज में विदेशी संस्कृतियों का समावेश होता है जो हमारे लिए अनुकूल सिद्ध नहीं होता है। तो द्वितीय विचारधारा के अंतर्गत उन्हें रखेंगे जो भारत के परंपरागत सिद्धांतों को मानते हैं। वो मानते हैं कि जब कभी भी भारत में विघटन पैदा होगा तो कहीं ना कहीं एक नई संस्कृति भी उत्पन्न होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पश्चिमी देशों की जो भी चीज़ें हैं उनका अनुकरण कर लें। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत वो समाजशास्त्री आएंगे जो परंपरागत सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं। और उसके बाद इसी के अंतर्गत प्रोफेसर सरन ने भारत की परंपरा को सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही समाज की संपूर्ण संरचना को स्पष्ट किया है। तो अगर बात किया जाए कि भारत की परंपरा को सामाजिक मूल्यों के आधार पर किसने समझा है, तो प्रोफेसर सरन ने। वहीं प्रोफेसर नागेन ने प्रतीकों का अध्ययन करके भारतीय समाजशास्त्री को समृद्ध किया है। और प्रोफेसर नर्मदेश्वर प्रसाद ने एक कुलीनीकरण की भी अवधारणा दी है। ठीक है, और जाति व्यवस्था पे भी उन्होंने अध्ययन किया है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद तीसरी विचारधारा के अंतर्गत इसके अंतर्गत परंपरागत और आधुनिक विचारों का समन्वय करके समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करने का प्रयत्न किया है। जैसे राधा कमल मुखर्जी हो गए, प्रोफेसर डी.पी. हो गए और आर.एल. सक्सेना हो गए। इन्होंने क्या किया है, परंपरागत भी और आधुनिक विचारों दोनों को मिला करके अपना विषय का अध्ययन किया है और भारत के समाज को समझने का किया है कि किस तरह समाज चलता है, जिसमें राधा कमल मुखर्जी हो गए, डी.पी. मुखर्जी हो गए और आर.एल. सक्सेना हो गए। अब भारत में समाजशास्त्र का विकास देखिए किस तरह हुआ। तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन पहले 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ। सबसे पहले कब हुआ? 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ था। लेकिन ये भी पूछा सकता है 1914 अगर ना दिया हो, प्रथम विश्व युद्ध दिया हो, तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि 1914 के समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 1919 में पैट्रिक गिट्स के नेतृत्व में एक अलग समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। गिट्स के पश्चात जी.एस. घुरिये और के.एम. कपाड़िया इसके उत्तराधिकारी बने। वहीं 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में बैजेंद्र नाथ सील के प्रयासों से अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कब? 1917 में। किसके प्रयासों से? बैजेंद्र सील के प्रयासों से। वहीं आर.के. मुखर्जी, विनय कुमार, धीरेन्द्र मजूमदार, डॉक्टर निर्मल कुमार बोस और डॉक्टर विजेंद्र नाथ सील के शिष्य थे। कौन कौन थे? आर.के. मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार और डॉक्टर निर्मल बोस, ये विजेंद्र नाथ सील के शिष्य थे। वहीं 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के साथ समाजशास्त्र विषय को मान्यता दी गई। तो अगर लखनऊ विश्वविद्यालय का पूछा जाए तो 1921 एक प्रथम भारतीय विद्वान राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। तो अगर पूछा जाए कि पहला भारतीय विद्वान कौन था जिसे समाजशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, तो वो थे राधा कमल मुखर्जी थे। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में, फिर 1930 में पूना विश्वविद्यालय में जिसकी इरावती कर्वे ने अध्यक्षता की थी, फिर 1951 में पटना और इंदौर विश्वविद्यालय में, 1954 में बड़ौदा विश्वविद्यालय में, 1958 में उस्मानिया विश्वविद्यालय में और 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। वहीं घुरिये ने सन 1952 में भारतीय समाजशास्त्री परिषद, ठीक है, भारतीय समाज, जैसे एक अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद वैसे भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की। घुरिये को ही समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। वैसे समाजशास्त्र का जनक अगस्त कामटे को कहा जाता है कि, लेकिन भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो घुरिये को कहा जाता है।
वहीं अगर बात करें कि भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए अनेक शोध संस्थाओं की स्थापना, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में है और जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंसेज कहाँ है, आगरा में है। इसकी स्थापना की गई थी। भारत में जो समाजशास्त्र के विकास के लिए शोध संस्थानों की स्थापना की गई थी, तो एक मुंबई में, दूसरा आगरा में। इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मिलती रहती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड जो आप लोगों को सुझाव देना आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।